नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जी के ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड, आज के वीडियो में हम बात करेंगे जो हमारी एक सीरीज़ है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन MCQ सीरीज़, जिसमें आप सभी जानते हैं हम पूरे भारतीय संविधान को MCQ के रूप में कवर कर रहे थे। अभी तक हम इस सीरीज़ के अंदर 50 क्लासेस कवर कर चुके हैं। आज हमारी 51वीं क्लास होगी और इस सीरीज़ की सेकंड लास्ट वीडियो हम यहाँ पे कवर करेंगे। पूरी सीरीज़ हमारी कंप्लीट होने वाली है। इसके बाद केवल एक वीडियो आपका रह जाएगा। आज हम सेकंड लास्ट वीडियो को कवर कर जाएंगे। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स को हम देख रहे थे। पिछले कुछ क्लासेस में हमने महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में जाना। आज भी हम कुछ और इंपॉर्टेंट जो आर्टिकल्स हैं, चाहे वो केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड आर्टिकल हो या फिर पंचायतों और नगर निकायों से संबंधित आर्टिकल हो, उन सब को हम आज के वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने हमारी इससे पहले की क्लासेस को नहीं देखा है तो आप उनको प्लेलिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। इस पूरी सीरीज में हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को टॉपिक वाइज, चैप्टर वाइज MCQ के रूप में कवर किया है। हर टॉपिक के MCQ आपको मिल जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला सवाल है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के संबंध में विशेष प्रावधान किए गए हैं? तो दिल्ली के बारे में, दिल्ली हमारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है, नेशनल कैपिटल रीजन है, NCR। इसके लिए कुछ विशेष उपबंध किए गए हैं जो कि आर्टिकल 239AA के अंदर आते हैं। जो 239AA वाला पार्ट है, यह दिल्ली के लिए विशेष उपबंधों से संबंधित है। देखिए, केंद्र शासित प्रदेशों से रिलेटेड जो हमारा भाग है संविधान में, वो भाग 8 है और इसके अंदर आर्टिकल 239 से लेकर 242 तक आते हैं। ठीक है, जिसमें 239 वाला काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 239 जो है, 239 ये केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासन की बात करता है। 239 का जो क वाला पार्ट है, यह कुछ केंद्र शासित प्रदेशों के लिए, जैसे पुदुचेरी और दिल्ली और जम्मू कश्मीर, इन केंद्र शासित प्रदेशों के लिए विधानमंडल, मंत्रिपरिषद या दोनों के सृजन की बात करता है 239 के। और जो 239 का क और क वाला पार्ट है, यानी AA वाला पार्ट है, ये बात करता है दिल्ली के लिए विशेष उपबंध के बारे में, क्योंकि दिल्ली सिर्फ केंद्र शासित प्रदेश नहीं है, हमारी राजधानी भी है। इसके अलावा 239 ख भी है, इसको भी याद करेंगे, ये भी एक इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। 239 ख कहता है कि अगर उस केंद्र शासित प्रदेश में विधानमंडल सत्र में नहीं होगा तो अध्यादेश जारी कर सकता है वहां का प्रशासक या उपराज्यपाल। ठीक है, तो अध्यादेश जारी करने की शक्ति, पूछा जाता है राष्ट्रपति की किस में है, राज्यपाल की किस में है, तो उपराज्यपाल और प्रशासकों की किस में है, 239 के ख वाला पार्ट में। ठीक है, जो आर्टिकल 240 है, ये केंद्र शासित प्रदेशों के लिए कानून बनाने की शक्ति देता है राष्ट्रपति को, और 241 हाईकोर्ट की स्थापना की बात करता है केंद्र शासित प्रदेशों में। ठीक है, संसद को कानून के द्वारा किसी संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक उच्च न्यायालय गठित करने की शक्ति संविधान का कौन सा आर्टिकल देता है? तो सुप्रीम कोर्ट स्थापित होता है 124 के माध्यम से, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए है। राज्यों के हाई कोर्ट होते हैं 214 के माध्यम से, और केंद्र शासित प्रदेशों में हाई कोर्ट होते हैं 241 के माध्यम से। नंबर एक जैसे ही है, बस आगे पीछे होते रहते हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का है, राज्यों में हाई कोर्ट के गठन की बात करता है, ये केंद्र शासित प्रदेशों का। आपसे केंद्र शासित प्रदेशों का पूछा है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पंचायती राज को लेकर, पंचायती राज से जुड़े आर्टिकल्स को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। चलिए अब इनको देखते हैं। दो कथन दिए गए हैं, देखिए। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 243A स्थानीय स्वशासन की बुनियादी अंग ग्राम सभा का उल्लेख करता है। देखिए, आर्टिकल जो 243 है, ये पंचायती राज, नगर निकाय, इनसे संबंधित है। काफ़ी बड़ा ये आर्टिकल है, काफ़ी सारे खंड इसके अंदर हैं। इसके अंदर जो पहला खंड है 243A, जिसे 243 क भी कहते हैं, यह ग्राम सभा की बात करता है। तो पहला आपका बिल्कुल सही है। भारतीय संविधान का आर्टिकल 243B देश में त्रिस्तरीय पंचायतों के गठन का अनिवार्य प्रावधान करता है। क्या ये सही है? ये वाला भी आपका सही है। देखिए, ग्राम सभा की बात करता है 243A, और पंचायतों का गठन, और पंचायतें कैसी होंगी, त्रिस्तरीय होंगी, 3 स्तरों पे होंगी, ये बात करता है कौन, 243 का बी वाला पार्ट।
ठीक है, दोनों कथन आपके यहाँ पे सही हो जाएंगे। ठीक है, कई बार सवाल बन जाता है कि जो ग्राम सभा है वो किस आर्टिकल में है, इसके अलावा जो पंचायत है उसके गठन की बात किस में है। अगर पूछेगा पंचायतों की संरचना किस में है तो वो 243 के सी वाले पार्ट में है, यानी ग वाले पार्ट में है, वो पंचायतों की संरचना है। इसके अलावा और भी आर्टिकल है जिनको हम आगे अभी यहाँ पे कवर करेंगे। अगला, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं के पंचायत में आरक्षण का अनिवार्य प्रावधान किस आर्टिकल के तहत है। तो पंचायतों में आरक्षण की भी व्यवस्था है और ये किस आर्टिकल में बताया गया है, ये आर्टिकल 243 के डी वाले पार्ट में बताया गया है, जिसे हिंदी में 243 घ वाला पार्ट कहते हैं। ठीक है, अब देखिए नगर निकाय भी 243 के अंदर आते हैं, लेकिन उनके आर्टिकल अलग हैं, तो उनको साथ में यहाँ पे कवर करते हुए चलेंगे ताकि आप कंपैरिजन के साथ याद कर सकें। हमने देखा पंचायतों में जो आरक्षण है वो 243 के डी वाले पार्ट में है। यही सवाल अगर हो जाए कि नगर निकायों में जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल में है, नगर निकायों में आरक्षण 243 के टी वाले पार्ट में है। तो डी में पंचायतों में, टी में नगर निकायों में आरक्षण। ठीक है, अगर इसे हम हिंदी में लिखें तो डी वाले पार्ट को लिखा जाता है हिंदी में घ। ठीक है, और अगर हम 243 टी के वाले की बात करें जो नगर निकायों में आरक्षण की बात करता है तो इसको लिखा जाता है न। ठीक है, तो डी टी घ न, इसको याद रखेंगे, ये आरक्षण से रिलेटेड है। एक पंचायतों में आरक्षण की बात करता है, किस किस के लिए, महिलाओं के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए, जनजातियों के लिए। ध्यान रखना ओबीसी के लिए यहाँ पे आरक्षण नहीं होता है। ठीक है, पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होना, यानी पंचायतों की अवधि किस आर्टिकल में निर्धारित की गई है। तो पंचायतों का जो कार्यकाल है वो नॉर्मली 5 वर्ष का होगा, यानी उनके अवधि की बात किस आर्टिकल में की गई है। पंचायतों की अवधि 243 के ई वाले पार्ट में की गई है, जिसे 243 ड भी लिखा जाता है। फिर से वही कंपैरिजन, हमने बात करी पंचायतों की अवधि की, यह है 243 के ई में, जिसे ड लिखते हैं। आपको पूछा गया है पंचायतों के बारे में तो हमने यहां पे देखा। अगर पूछेगा नगर निकायों की अवधि तो वो 243 के यू वाले पार्ट में आती है, 243 का यू वाला सेक्शन। हिंदी में बात करें तो पंचायतों में ई के लिए ड इस्तेमाल होगा और नगर निकायों में यह पा होगा। ठीक है, अगला है सूची 1 को सूची 2 से यहाँ पे सुमेलित करना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके बारे में विषय वस्तु बताई गई है कि उनके अंदर क्या बातें बताई गई हैं। चलिए इनको यहाँ पर मिलाते हैं। पहला है आर्टिकल 243 सी। तो 243 का ए हमने देखा था, क्या है उसके अंदर, ग्राम सभा। बी में हमने देखा था पंचायतों के गठन की बात करता है, सी में पंचायतों की संरचना की बात करता है। तो संरचना यहाँ पर आपके ऑप्शन 3 में है, पहले का हो जाएगा 3। 243 डी की बात करें तो हमने ए बी सी देखा, डी में आरक्षण की बात थी, यानी दूसरे का हो जाएगा 1। 243 ई की बात करें तो ये बात करता है अवधि की, यानी कार्यकाल की, यानी 2। तीसरे का होगा 2। और 243 का जो एफ वाला पार्ट है, एफ वाला पार्ट ये बात करता है सदस्यता के लिए अयोग्यता के बारे में, यानी चौथे का होगा 4। 3 1 2 4 हमारा आंसर है, जो कि आपको ऑप्शन ए में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ए के बारे में, बी के बारे में, सी के बारे में, डी के बारे में डिटेल से जाना, ई हमने कवर किया, और एफ जो है ये सदस्यता से अयोग्यता के बारे में, यानी डिस्क्वालिफिकेशन के बारे में बात करता है। ठीक है, पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक प्रावधानों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है। तो पंचायती राज संस्थानों के संवैधानिक जो प्रावधान हैं उससे रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट हैं। देखिए, पहला, ग्राम सभा को भारतीय संविधान के आर्टिकल 243 ए के तहत परिभाषित और शक्ति प्रदान की गई है। तो ग्राम सभा की परिभाषा, ग्राम सभा के अधिकार वो सब 243 ए में बताए गए हैं। पहला बिल्कुल सही है। 243 सी के तहत पंचायतों की आंतरिक संरचना के बारे में नियम बनाने का अधिकार है राज्यों को, यह भी आपका बिल्कुल सही यहां पे हो जाएगा। पंचायतों की संरचना के बारे में कि वो होंगी कैसे, तो ये बनाने का अधिकार किसको है, वो राज्यों को दिया गया है। आर्टिकल 243 सी जो है ये पंचायतों की संरचना की बात करता है। ठीक है, अनुच्छेद 243 डी के तहत केवल अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है, महिलाओं के लिए नहीं, ये वाला गलत है।
पंचायतों में महिलाओं के लिए 1/3 आरक्षण अनिवार्य है। ये आपको देना ही देना है। आप इसको बढ़ा भी सकते हैं और कई सारे राज्यों ने, जिसमें उत्तराखंड भी शामिल है, इसको 50% यानी 1/2 किया हुआ है। तो महिलाओं के लिए आरक्षण भी है, अनिवार्य 50% नहीं है, वो 1/3 है, लेकिन आप उसे बढ़ा सकते हैं। तो ये वाला इंक्लूड है। ओबीसी का आरक्षण नहीं है पंचायतों में, वो राज्य सरकार अपने विवेक के अनुसार दे सकती है। ठीक है, तो सी वाला गलत है, यही आपने बताना था। पंचायतों का कार्यकाल सामान्यतः 5 वर्ष होना 243 में निर्धारित किया गया है। यह आपका बिल्कुल सही यहां पे होगा। पंचायती राज संस्थाओं की शक्तियों और वित्तीय अधिकारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब पंचायतों के अधिकारों की बात करते हैं। संविधान का आर्टिकल 243 जी पंचायतों को 29 विषयों पर कार्य करने की शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व प्रदान करता है या उनको सौंपता है। तो देखिए, पंचायतों की शक्तियां, उनके उत्तरदायित्व, उनके प्राधिकार ये बताए गए हैं आर्टिकल 243 के जी वाले पार्ट में। इसे हिंदी में आर्टिकल 243 छ लिखा जाता है। ठीक है, कितने विषय दिए गए हैं पंचायतों को? 29 विषय दिए गए हैं, इसको याद रखना है। ठीक है, अगर हम कंपेयर करते हैं नगर पालिकाओं के साथ, तो पंचायतों की शक्तियां इस आर्टिकल में है, नगर निकायों की जो शक्तियां हैं वो 243 के डब्ल्यू वाले पार्ट में है, जिसको आपने इसके साथ यहां पे याद रखना है। ठीक है, ये पंचायतों की शक्तियां हैं, ये नगर निकायों की शक्तियां हैं। ठीक है, इस पंचायतों को स्थानीय स्तर पर टैक्स लगाने, वसूलने और निधियां एकत्रित करने की शक्ति आर्टिकल 243 का एच यहां पे देता है। जो आर्टिकल 243 है, जिसको हम कहते हैं आर्टिकल 243 का जह वाला पार्ट, ये पंचायतों को कर आरोपित करने का अधिकार देता है कि वो स्थानीय मेलों पर, इसके अलावा जो लोकल कुछ चीज़ें होती हैं उनके ऊपर वो टैक्स लगा सकता है। ये है पंचायतों का 243H। लेकिन टैक्स लगाने का अधिकार तो नगर निकायों को भी है, तो H के साथ साथ आपने X को याद कर लेना। ये नगर निकायों का अधिकार देता है टैक्स लगाने का। ठीक है, यहां पर पूछा है कौन सा सही है, दोनों आपके सही यहां पे होंगे। अगला, पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल द्वारा राज्य वित्त आयोग का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? तो पंचायतों की वित्तीय स्थिति की समीक्षा के लिए राज्यपाल स्टेट फाइनेंस कमीशन की स्थापना करते हैं। जैसे केंद्र में केंद्रीय वित्त आयोग बनता है आर्टिकल 280 के तहत, ऐसे ही राजकीय वित्त आयोग बनता है किस आर्टिकल के तहत? 243 के आई वाले पार्ट के तहत। हिंदी में इसे झ लिखा जाता है। ठीक है, और आर्टिकल 243 का जो वाई वाला पार्ट है वो कहता है कि ये वाला जो वित्त आयोग है जो आई के तहत बना था, इसके तहत कहता है कि ये वाला नगर निकायों के लिए भी काम करेगा। ठीक है, पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग और पंचायतों का चुनाव संबंधी प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो पंचायतों के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए राज्य निर्वाचन आयोग बनता है और पंचायतों के चुनाव का जो पूरा प्रावधान है 243 क वाला पार्ट, जिसे 243 ट कहते हैं, इसमें बताया गया है। तो पंचायतों का निर्वाचन या पंचायतों का निर्वाचन आयोग, राज्य निर्वाचन आयोग किस में है? 243 के में। अगर पूछेगा नगर निकायों का निर्वाचन, तो नगर निकायों का निर्वाचन भी यही वाला निर्वाचन आयोग करवाएगा। ये बात कही गई है आर्टिकल 243ZA में, जिसे 243 क के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पंचायत के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप पर पूरी तरह रोक कौन सा आर्टिकल लगाता है? पंचायत के चुनाव में अगर कोई विवाद होता है तो न्यायालय उसमें डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं कर सकता। कौन सा आर्टिकल कहता है? 243 का ओ वाला पार्ट। निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को यह पूरी तरीके से रोकता है। ठीक है, इसे हिंदी में 243 अणा लिखा जाता है। अगर हम नगर निकायों में बात करें तो 243ZG जो है, ये नगर निकायों में निर्वाचन से संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को रोकता है। हिंदी में इसे 243 य छ लिखा जाता है। ठीक है, अगला, सूची को सूची 2 से यहां पे सुमेलित करना है। फिर से एक बार इंपॉर्टेंट आर्टिकल और विषय वस्तु, हमने अच्छे से एक एक आर्टिकल के बारे में बात करी, यहां पे अच्छे से उनको रिवाइज किया। इस सीरीज का हमारा जो मकसद है वो यही है कि आपको आइडिया मिले कैसे कैसे क्वेश्चन आपके पास इन नोट्स के माध्यम से बनते हैं। हमने हर क्वेश्चन को कोशिश करी आपके नए पैटर्न के अनुसार यहाँ पे कवर कर सके एमसीक्यू के रूप में। अब यहाँ पे मिलान करने को है तो एक बार फिर से आपका इसी वीडियो में उनका रिवीजन हो जाएगा। आर्टिकल 243I, अब आपको याद है आर्टिकल 243I जो था ये पंचायतों में वित्तीय स्थिति से संबंधित था कि वहां पर वित्त आयोग बनेगा।
पहले का 3 होगा। 243 का जो जे वाला पार्ट है ये पंचायतों के जो खाते हैं उनके ऑडिट लेखा परीक्षण की बात करता है, यानी पंचायतों के खातों का लेखा परीक्षण। 243 का 4 ज से जांच याद कर लीजिए। 243 क की बात करें तो ये पंचायती चुनाव या राज्य निर्वाचन आयोग से रिलेटेड है, यानी 1। और 243 ओ कहता है कि निर्वाचन से संबंधी मामलों में न्यायालय हस्तक्षेप नहीं करेगा, यानी कि 2। तो 3 4 1 2 हमारा आंसर है। 3 4 1 2 हमारा ये रहा ऑप्शन ए। ठीक है, अगला निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब फिर से कथन यह वाला सवाल है, फिर से चलिए इनको देखते हैं। किसी पंचायत के चुनाव के निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन या सीटों के आवंटन से संबंधित कानून को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। क्या ये सही है? पहला आपका बिल्कुल सही है। किसी भी पंचायत के चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन को लेकर के या सीटों के आवंटन को लेकर के, यानी निर्वाचन आयोग जो है राज्य का, उसके कार्यों को लेकर, निर्वाचन से संबंधी प्रावधानों को लेकर आप किसी भी न्यायालय में नहीं जा सकते। ये आपका बिल्कुल सही। कारण क्या है? भारतीय संविधान का आर्टिकल 243 ओ पंचायतों के निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालय के हस्तक्षेप को पूरी तरह रोकता है। ये वाला भी आपका सही है। तो कथन सही है और इसके पीछे का जो कारण है वो ये रहा कि ये वाला आर्टिकल कहता है हस्तक्षेप नहीं होगा। कथन कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी सही है। ठीक है, अगला है सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। फिर से एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु। 243A अब आपको याद है ये ग्राम सभा से रिलेटेड है, पहले का 2। 243I ये रिलेटेड है हमारा वित्त आयोग से, यानी 1। 243 का ये हमारा पंचायत चुनाव से रिलेटेड है, यानी 4। 243O ये हस्तक्षेप को रोकता है न्यायालय के, यानी कि 3। 2 1 4 3 हमारा सही आंसर है, जो कि ऑप्शन ए में है। ठीक है, शहरी स्थानीय निकायों के अंतर्गत नगर पालिकाओं का गठन किस आर्टिकल के तहत किया जाता है? अब हमने पंचायत, क्योंकि पंचायतों से ज्यादा सवाल बनते हैं तो पंचायतों को हमने डिटेल में कवर किया और जहां जहां पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वहां पे नगर निकायों को भी साथ में देखा। अब नगर निकायों के गठन की बात पूछा है। हमने ऊपर देखा था पंचायतों के गठन की बात 243 जो बी वाला पार्ट है, यानी 243 ख उसमें है। नगर पालिकाओं के गठन की जो बात है वो 243 क्यू, या जिसे हिंदी में 243 थ लिखा जाता है, इसमें बताई गई है। ठीक है, पंचायतों और नगर पालिकाओं के गठन तथा संरचना के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पंचायतों नगर निकायों को लेकर एक मिक्स क्वेश्चन है। देखिए, 243 बी पंचायतों के गठन से संबंधित है, जबकि 243 क्यू नगर पालिकाओं के गठन से संबंधित है। यह आपका बिल्कुल सही है, जिसे हमने अभी यहां पे देखा। 243 सी ग्रामीण पंचायतों की संरचना निर्धारित करता है, जबकि इसके समांतर शहरी निकायों के लिए अनुच्छेद 243 आर जो है, यानी द वाला पार्ट नगर पालिकाओं की संरचना की बात करता है। ये वाला भी आपका सही यहां पे होगा। नगर पालिकाओं की संरचना 243 आर में है और ग्रामीण पंचायतों की आपको पता है 243 सी में है। पूछा है कौन सा सही है, दोनों के दोनों आपके बिल्कुल सही यहां पे होंगे। ठीक है, नगर पालिकाओं में अनुसूचित जातियों, जनजातियों, महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो सीटों के आरक्षण की बात कर रहा है। ऊपर हमने देखा था कि पंचायतों में आरक्षण किसके अंतर्गत था? पंचायतों में जो आरक्षण है वो डी के तहत है। डी को हिंदी में लिखा जाता है घ। नगर निकायों का कंपैरिजन हमने किया था टी और घ के साथ आया था न, तो टी या न, ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जब हम ऐसे कंपेयर करते हुए पढ़ते हैं तो आपको एक आइडिया भी लग जाता है, आपको याद करने में भी आसानी होती है। तो पंचायतों में आरक्षण इनके तहत है और नगर निकायों में आरक्षण इनके तहत है, यानी ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पंचायतों की अवधि ई के अंतर्गत आती है और नगर निकायों की अवधि यू के अंतर्गत आती है। ठीक है, स्थानीय निकायों की शक्तियों अवधि आरक्षण के संबंध में कौन सा मिलान गलत है? फिर से कंपेयर करते हुए ये सवाल है, एक मिक्स क्वेश्चन है। देखिए, आरक्षण की बात करें तो पंचायतों में आरक्षण 243 डी में है, नगर पालिकाओं में 243 टी में है, बिल्कुल सही है। अवधि कार्यकाल की बात करें, पंचायतों में कार्यकाल 243 ई में है, नगर पालिका में ये 243 यू में है, ये भी सही है। शक्ति और उत्तरदायित्व जो अधिकार उनको दिए गए हैं पंचायतों में 243 जी के अंदर ये आते हैं। क्या ये सही है हमारा? ये सही है। 243 डब्ल्यू नगर पालिकाओं में अधिकार और शक्तियों की बात करता है, ये भी सही है।
चुनाव प्रक्रिया 243F में आती है। क्या ये सही? ये गलत हो जाएगा। चुनाव प्रक्रिया या चुनाव के बारे में 243K में बताया गया है, हमने अभी देखा था ऊपर। ये वाला पंचायतों में चुनाव से संबंधी नहीं है। नगर पालिकाओं में चुनाव से संबंधी जो है वो कौन सा वाला आर्टिकल है हमारा? वो 243ZA बात करता है, ना कि क्यू। क्यू वाला तो नगर निकायों के गठन की बात करता है। डी वाला गलत है, यही आपने बताना था। संविधान का कौन सा आर्टिकल यह निर्धारित करता है कि विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां केवल संसद में निहित होंगी? आप जानते हैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन बना है उसका जो बेसिक आधार है वो 1935 का अधिनियम था। ठीक है, 1935 में भारत शासन अधिनियम आता है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक आधार यही वाला एक्ट था। इस एक्ट में शक्तियों का विभाजन किया गया था। जो अवशिष्ट शक्तियां थी, अवशिष्ट शक्तियां दी गई थी भारत के वाइसरॉय को, यानी गवर्नर जनरल को। ठीक है, लेकिन जब इस पर आधारित हमारा संविधान बना तो ये जो अवशिष्ट शक्तियां हैं ये गवर्नर जनरल या वाइसरॉय को नहीं दी गई, यानी राष्ट्रपति को नहीं दी गई, ये दी गई संसद को। और कौन सा आर्टिकल कहता है? ये कहता है हमारा आर्टिकल 248। आर्टिकल 248 कहता है कि विधि निर्माण की अवशिष्ट शक्तियां संसद में निहित होंगी, ना कि राष्ट्रपति में। जबकि पहले किसके ऊपर थी? ये वाइसरॉय पे थी। ये उस हिसाब से तो ये राष्ट्रपति के पास होनी चाहिए, लेकिन आजाद भारत में किसके पास है? संसद के पास है। कौन सा आर्टिकल है? 248। ठीक है, राज्यसभा द्वारा प्रस्ताव पारित किए जाने पर राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी विषय पर संसद को कानून बनाने की शक्ति कौन सा आर्टिकल देता है? तो राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी, अगर वो पारित हो गया, राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाएगा। ये कौन सा आर्टिकल कहता है? 249। यानी संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है, लेकिन यह अधिकार उसको कब मिलेगा? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी कि वह विषय जो है जिस पर कानून बनाना है वो राष्ट्रीय हित के लिए है। ठीक है, दो या अधिक राज्यों के बीच अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद के समाधान के लिए संसद को कानून बनाने का अधिकार किस आर्टिकल में है? दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में अगर कोई नदी विवाद होता है तो अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद यहां पे अधिकरण बनाया जा सकता है। ये कहता है आर्टिकल 262। तो अंतर्राज्यीय नदी विवादों को लेकर के बनने वाली जो संस्था है वो यहां पर है कि इन जल विवादों को समाप्त करने के लिए संसद कानून बना सकती है और कोई अधिकरण भी बना सकती है। ठीक है, अगला, केंद्रित और राज्यों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का प्रावधान किस आर्टिकल में है? यह अंतर्राज्यीय परिषद है। देखिए, दो इंपॉर्टेंट आर्टिकल, एक आर्टिकल 262, एक आर्टिकल 263। अगर जल विवाद से संबंधित बात करेगा तो जल विवाद से संबंधित 262 है। यानी अगर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में किसी नदी को लेकर के जल विवाद होता है तो उसके समाधान के लिए अंतर्राज्यीय जल विवाद कानून यहां पे बना सकती है, अधिकरण बना सकती है संसद। लेकिन अगर दो या दो से ज्यादा राज्यों के बीच में या राज्यों का केंद्र के साथ कोई विवाद होता है या उनके बीच में सही सामंजस्य बैठाने के लिए अंतर्राज्यीय परिषदों का भी गठन किया जाएगा, ये कहता है आर्टिकल 263। तो 263 में आती है अंतर्राज्यीय परिषद। जल विवाद को लेकर कहेगा तो वो 262 में आती है। दोनों अलग अलग हैं, दोनों को याद करेंगे। भारत सरकार और राज्यों की प्राप्तियों और भुगतानों के लिए भारत की संचित निधि का उल्लेख किस आर्टिकल में किया गया है? जैसे हमने ऊपर दो आर्टिकल देखे, 262, 263, दोनों में अंतर है। ऐसे ही दो आर्टिकल और, एक आर्टिकल 266, एक आर्टिकल 267। आपके पास दो इंपॉर्टेंट फंड है, भारत के पास दो इंपॉर्टेंट फंड है। एक है हमारा संचित निधि जिसे कंसोलिडेट फंड कहते हैं, दूसरी है हमारी आकस्मिक निधि जिसे कॉन्टिजेंसी फंड कहते हैं। तो संचित निधि आती है 266 में और आकस्मिक निधि आती है 267 में। आपसे संचित निधि पूछा है 266, इसका आंसर होगा। राष्ट्रपति या राज्यपाल के अधीन किसी अप्रत्याशित खर्च को पूरा करने के लिए स्थापित आकस्मिक निधि का प्रावधान किस आर्टिकल में है? तो संचित निधि किस में थी? 266 में। आकस्मिक निधि हमारी 267 के अंदर है। ठीक है, केंद्र राज्य विधायी संबंधों और महत्वपूर्ण संवैधानिक निधियों के संदर्भ में कथनों पर विचार करें। आर्टिकल 248 के तहत अवशिष्ट विधायी शक्तियां पूरी तरह राज्य विधानमंडलों को सौंपी गई है। क्या ये आपका सही है? ये आपका गलत है। जो अवशिष्ट शक्तियां हैं, यानी ऐसे अधिकार, ऐसी शक्तियां जो किसी भी सूची में नहीं है, ना राज्य सूची में ना केंद्रीय सूची में, तो ना समवर्ती सूची के अंदर, तो वो अवशिष्ट शक्तियां किसके पास हैं भारत में? वो संसद के पास हैं। ठीक है,
249 संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के विषय में कानून बनाने की विशेष शक्ति देता है, ये भी सही है। और कब मिलेगी ये शक्ति? जब राज्यसभा एक प्रस्ताव पारित करेगी कि ये जो विषय है ये राष्ट्रीय महत्व का है, वो 249 के तहत होगा। ठीक है। भारत की संचित निधि का प्रावधान 266 में है, आकस्मिक निधि का प्रावधान 267 में है। क्या ये सही है? ये भी सही। केवल पहला वाला गलत है, दूसरा और तीसरा आपके सही यहां पे होंगे। केंद्र और राज्यों के बीच राजस्व के बंटवारे की सिफारिश वाले वित्त आयोग की स्थापना का उल्लेख किस आर्टिकल में है? तो केंद्र और राज्यों के मध्य संसाधनों का बंटवारा, राजस्व का बंटवारा होता है वित्त आयोग की सिफारिश पर। वित्त आयोग का गठन हर 5 साल के लिए 280 के तहत करता है भारत का राष्ट्रपति, यानी ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला, सूची को सूची 2 से आपने मिलाना है। एक तरफ इंपॉर्टेंट आर्टिकल, दूसरी तरफ उनकी विषय वस्तु। 262 किससे संबंधित है? तो अभी हमने देखा था अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद से संबंधित है, पहले का 3। अनुच्छेद 263 यह अंतर्राज्यीय परिषद से संबंधित है, यानी 4। 280 वित्त आयोग की स्थापना से संबंधित है, 1। और आर्टिकल 300A वाला जो पार्ट है ये संपत्ति के अधिकार से संबंधित है। आप जानते हैं संपत्ति का अधिकार पहले एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में इसे हटा दिया गया यहाँ से। अब ये एक कानूनी अधिकार है, 300A के अंतर्गत आता है, यानी कि 2। 3, 4, 1, 2 हमारा सही आंसर है, जो कि आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपने याद रखना है। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन की सीरीज़ है उसकी सेकंड लास्ट वीडियो हमने यहाँ पर कवर करी। 52 क्लासेस में हम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को MCQ के रूप में कवर कर जाएंगे। लास्ट वीडियो इसका हम बहुत जल्द यहाँ पे कवर करेंगे और हमारी जो एक और सीरीज़ है उसको ख़त्म यहाँ पे कर जाएंगी। उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। थैंक यू फ्रेंड्स।